हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो एक्स ऑफिशियो मतलब कि वो ऑलरेडी किसी इस पर पद पर है और उसी को अपॉइंट कर रहे हैं इसमें। तो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इस कमीशन का जो चेयरपर्सन है वही चेयरपर्सन होगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। तो द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड गाइडेंस। ये जो कमेटी बनाई जा रही है वो गाइडेंस देने के लिए टू द सेंट्रल कमीशन को ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर्विस क्वालिटी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन से संबंधित गाइडेंस के लिए। इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन इज द चेयरपर्सन ऑफ CERC। और ये इसका जो चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिसियो है, CERC का चेयरपर्सन ही होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। इस कमिटी के मैक्सिमम नंबर जो होंगे 31 होंगे। द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 31 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेक्टर्स लाइक कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लेबर, NGOs एंड एकेडमिक बॉडीज। तो इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले, इनमें से किसी एक का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे 31 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम मेंबर होंगे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ स्टेट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके गठन से संबंधित पूछा गया है। तो ये कौन सी धारा में बोला गया है, तो ये सेक्शन 82 में इसके बारे में बोला गया है। सेक्शन 82 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैंडेट्स एवरी स्टेट, मैंडेट करता है कि हर स्टेट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विद इन 6 months फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट। इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब विद इन द स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम करने के लिए, मतलब एक्ट करने के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है। सेक्शन 82 में बोला है स्टेट से रिलेटेड कमीशन। हाउ इज द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपॉइंटेड। जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो उसका चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, है ना। तो ये जो अपॉइंटमेंट होगी बाय कंसेंसस अमंग द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, जो स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सहमति से, स्टेट करने वाले राज्यों की सहमति से। तो अ जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट के थ्रू होगा बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। इन सबके एग्रीमेंट के तहत ये कमिटी, जॉइंट कमिटी, कमीशन बनाई जाएगी। और इसके जो चेयरपर्सन अपॉइंट होगा तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टेट है उन सबकी कंसेंट से होगा, ठीक है। और इसमें अपॉइंटमेंट जो होगा इज डन बाय रोटेशन, रोटेशन के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा इसमें। नेक्स्ट है, हु आर द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन। ठीक है, तो राज्य आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन करने के लिए मतलब चयन समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, तो वहां पर जो होंगे फॉर्मर हाई कोर्ट जज, चीफ सेक्रेटरी एंड द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी और सेंट्रल कमीशन। तो मुख्य उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य सचिव और प्राधिकरण या केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष, ये सब जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें होंगे। किसको अपॉइंट करने के लिए, चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन में के अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसमें कौन कौन होगा, अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा हाईकोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होगा, और मेंबर जो होंगे राज्य के मुख्य सचिव, और जो मेंबर अदर मेंबर है उसमें जो प्राधिकरण या केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष है, ये सब इसके मेंबर होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन का इसमें काम नहीं है। तो प्रिपेयरिंग द स्कूल करिकुलम फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए स्कूल करिकुलम, पाठ्यक्रम, स्कूल का पाठ्यक्रम को तैयार करना, उसका काम यहाँ पर नहीं होगा स्टेट कमीशन का।
तो राज्य आयोग मुख्य रूप से बिजली से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है, जिसमें टैरिफ निर्धारण, लाइसेंस जारी करना, विवादों का निपटारा करना और बिजली खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना शामिल है। तो ये काम इसके होंगे स्टेट कमीशन के। स्टेट कमीशन, तो विच पॉलिसीज एंड प्लान्स गाइड द स्टेट कमीशन, तो कौन सी पॉलिसी स्टेट कमीशन को गाइड करता है? तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एंड टैरिफ पॉलिसी, जो नेशनल लेवल पे बने हैं, यही उसे स्टेट को गाइड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द स्टेट एडवाइजरी कमिटी, स्टेट एडवाइजरी कमिटी को बनाने का क्या पर्पस है ना? राज्य सलाहकार समिति जो है उसको बनाने का क्या पर्पस है? तो ये है टू टेक ओपिनियन फ्रॉम कंज्यूमर एंड वेरियस स्टेक होल्डर इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो उपभोक्ताओं और बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए का इसका काम है, इसलिए इसका उद्देश्य ये है। तो राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य नीति संबंधी बड़े प्रश्नों पर सलाह देना, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और बिजली की गुणवत्ता और सेवा के स्तर में सुधार सुनिश्चित करना है। इसमें उद्योग, कृषि, श्रम, उपभोक्ता संगठन आदि के प्रतिनिधि होते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी कमिटी, तो ये चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन इस स्टेट एडवाइजरी कमिटी के चेयरपर्सन होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष राज्य आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन of the state advisory committee. Other member includes government officials dealing with consumer affairs and representatives from the electricity sector. The committee advises the commission on policy matter and consumer interest. Next, according to section 89 of the Electricity Act 2003, what is the maximum age limit for holding the office of chairperson or member of the appropriate commission? जो appropriate commission में जो member और जो chairperson है उनका office hold करने के लिए क्या maximum age limit है? तो ये maximum age limit है 65 years. तो केंद्रीय सेक्शन 89 के अनुसार केंद्रीय या राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकते। यह प्रावधान आयोग में निष्पक्ष नेतृत्व परिवर्तन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कैन अ मेंबर ऑफ द एप्रोप्रिएट कमीशन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर। तो यहाँ पूछा कि जो मेंबर है इसका एप्रोप्रिएट कमीशन का, वो क्या मिसबिहेवियर दुराचार के कारण उसको हटाया जा सकता है। तो धारा 90 में इसके बारे में बताया गया है। तो धारा 90 के तहत उपयुक्त आयोग के सदस्यों को दिवालियापन, नैतिक अधमता मतलब इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड मतलब नैतिक अधमता वाला अपराध कर रहा हो, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, वित्तीय हितों का टकराव, शक्ति का दुरुपयोग या सिद्ध दुराचार के कारण पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी अपील अधिकरण के अध्यक्ष की जांच की आवश्यकता होती है, ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत अंडर सेक्शन 90 के तहत इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट रेस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन अ मेंबर ceasing to hold office under section 89 subsection 5 of the electricity act। तो जो पद छोड़ने वाले सदस्य पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सेक्शन धारा 89 सबसेक्शन 5 के तहत बोला गया है। तो कैन नॉट टेक एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 years, 2 साल तक वो कोई व्यावसायिक रोजगार नहीं ले सकता है। धारा 89 के अनुसार पद छोड़ने वाला सदस्य 2 वर्ष तक किसी व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा वे केंद्रीय राज्य आयोग के समक्ष किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान हितों के टकराव को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है who has the authority to suspend a member of the appropriate commission under section 90 subsection 3 of the electricity act। तो किसके पास मतलब एप्रोप्रिएट कमीशन जो है उपयुक्त आयोग के जो सदस्यों को सस्पेंड करना, निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल।
जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके परामर्श के बाद, मतलब उसके अध्यक्ष से परामर्श के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है। तो धारा 90(3) के तहत यदि किसी सदस्य के खिलाफ जांच लंबित है तो केंद्र या राज्य सरकार अपील अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके उसे निलंबित कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि आयोग बिना किसी बाधा के कार्य कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट कमीशन एज पर सेक्शन 92। अब जो एप्रोप्रिएट कमीशन है वो मीटिंग करती है, तो मीटिंग के लिए कम से कम मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर, न्यूनतम कितने बैठक के लिए सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ये एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, तो धारा 92 में ये बोला है कि कमीशन जो डिटरमाइन कर देगा वो। तो धारा 92 के अनुसार उपयुक्त आयोग की बैठक के लिए कोरम आयोग द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। साथ ही किसी भी निर्णय को बहुमत से वोटिंग द्वारा तय किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी डिसाइड होगा वो मेजोरिटी वोट से, मतलब बहुमत से किया जाएगा। और यदि बराबर की स्थिति होती है तो जो अध्यक्ष है वो निर्णायक वोट देता है ना, कास्टिंग वोट देता है कि जो अध्यक्ष अगर बराबर हुआ तो अभी क्योंकि चेयरपर्सन ने उसमें वोट नहीं किए थे, लेकिन चेयरपर्सन भी तो उसी कमेटी का उसका मेंबर होता है, तो वो फिर वोट देगा और वो जो वोट होगा वो निर्णायक, मतलब उसका वोट ऐसा होगा किसी एक के पक्ष में होगा वो, तो वो निर्णायक वोट कहलाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 94 विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज द एप्रोप्रिएट कमीशन पजेस सिमिलर टू अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, है ना। तो जो एप्रोप्रिएट कमीशन है उनको इनमें से, मतलब सीपीसी में जो सिविल न्यायालय के समान जो अधिकार प्राप्त है कौन सा है ना। तो उनको सभी ही जो समन करने का, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी पर्सन को समन करना है उपस्थिति के लिए, रिव्यूइंग द डिसीजन डायरेक्शन एंड ऑर्डर, इसकी समीक्षा करना है ऑर्डर डायरेक्शन और डिसीजन का, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करना। तो ये सब काम एप्रोप्रिएट कमीशन का भी है, जैसा सिविल कोड के पास है वैसा ही। तो धारा 94 के अनुसार उपयुक्त आयोग को सिविल न्यायालय के समान कई शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि गवाहों को बुलाना, उपस्थिति को लागू करना, अपने निर्णय की समीक्षा करना और गवाहों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना। ये शक्तियां, मतलब कमीशन जारी करना, ये शक्तियां न्याय संगत जांच और कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 95 ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द एप्रोप्रिएट कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी 1860, है ना। तो जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी तो वो आईपीसी के तहत जो, मतलब जितनी भी कार्रवाई होगी वो जुडिशियल प्रोसेस कार्रवाई मानी जाएगी आईपीसी के किस सेक्शन के तहत? तो 193 एंड 228 के तहत आईपीसी के सेक्शन के। तो धारा 95 के अनुसार उपयुक्त आयोग के समक्ष सभी कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा और यह आईपीसी की धारा 193 और 228 के तहत आती है। इसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है या आयोग की अवमानना करता है तो उसे इन धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है। Next, under section 96, which of the following powers does the appropriate commission or its authorized officer have? तो उपयुक्त आयोग या उसके अधिकृत अधिकारी को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो इंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस टू सर्च फॉर डॉक्यूमेंट को सर्च करना, मतलब किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना और किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना। सीज डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एन इंक्वायरी से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेना। और टेक एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी बनाना, है ना, उसकी प्रतियां लेना। तो ये सभी काम इंक्लूड, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। धारा 96 के अनुसार उपयुक्त आयोग या एक अधिकृत अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी के नीचे के पद का नहीं होगा तो किसी भी परिसर में प्रवेश करना, जांच से संबंधित दस्तावेज जब्त करने और उनकी प्रतियां लेने का अधिकार है। हालांकि यह अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है ताकि तलाशी प्रक्रिया विधिक रूप से हो सके। नेक्स्ट है which of the following powers cannot be delegated by the appropriate commission under section 97, मतलब वो कौन सी पावर है जो वो डेलीगेट नहीं कर सकता है सेक्शन 97, मतलब किसी और को वो दे नहीं सकता, मतलब उसी को वो
परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 79 एंड 86, मतलब विवादों का निपटारा जो धारा 79 और 86 के तहत वो निपटारा कर रहे हैं, ये शक्ति वो डेलीगेट किसी अन्य अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। धारा 97 के अनुसार उपयुक्त आयोग अपने कुछ कार्य किसी सदस्य, सचिव या अधिकारी को सौंप सकता है, लेकिन वह धारा 79 और 86 के तहत विवादों के निपटारे की शक्ति और धारा 178 और 181 के तहत विनियम बनाने की शक्ति को प्रत्यार्जित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इन सेक्शन 95। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या महत्व है धारा 95 के तहत। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस और एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोसीडिंग विल बी पनिशेबल अंडर आईपीसी। अगर झूठी गवाही दी है या कार्रवाई में बाधा डाली गई है तो वो दंडनीय होगा आईपीसी के तहत। न्यायिक तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का यह महत्व है धारा 95 के अकॉर्डिंग। तो धारा 95 के अनुसार उपयुक्त आयोग के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है या आयोग की कार्यवाही में बाधा डालता है तो उसे आईपीसी की धारा 193 और 228 के तहत दंडित किया जा सकता है। इससे आयोग के निर्णयों की विश्वसनीयता और अधिकार बनाए रखने में सहायता मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।